नमस्कार, मैं इस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बीएसटीसी सेकेंड ईयर के लिए अंग्रेजी। और अंग्रेजी के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उनको हम यूनिट वाइज देखेंगे। 9 यूनिट्स हैं तो आपको 9 वीडियो देखने हैं। आप चाहे तो किसी दूसरे यूट्यूब से मैराथन वगैरह ये सब पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाता हूँ तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ क्लियर कर ली है कि हमारे पास पिछले वर्ष की भांति यहाँ 9 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट्स जो हैं LSRW से संबंधित हैं और 5 यूनिट्स हैं भाषा से संबंधित, और थोड़े बहुत इसमें ग्रामर के टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमें कुल मिला के 9 यूनिट्स के 9 वीडियो देखने हैं और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेनी है, जिससे हम पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर ले और पास हो जाए। क्योंकि अंग्रेजी में पास होना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, फेल होने का खतरा बना रहता है। तो आपको ये 15 मिनट से 20 मिनट के वीडियोस मिलेंगे, तो आपको 2-2 बार देख लेने हैं ताकि आपको फिर लिखने की कोई आवश्यकता न पड़े। और ये जो पीडीएफ्स होती हैं जो मैं पढ़ाता हूँ वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उससे जुड़ जाइए। और आपको अगर नोट्स चाहिए जो टेलीग्राम पे आपको निःशुल्क मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं इस यूनिट की समझने से कि इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। पिछले वर्ष आपने लिसनिंग और स्पीकिंग में सबसे पहले पढ़ा था कि लिसनिंग क्या है, इसके अलावा लिसनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, स्पीकिंग क्या है, स्पीकिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसी चीज़ें पढ़ी थी। लिसनिंग के टाइप्स कितने हैं, फिर हमने स्किल्स के बारे में पढ़ा था। तो वो सब चीज़ें तो यहाँ हैं, उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है वो भी आपको यहाँ समझना है। तो यहाँ शुरुआत में हम पढ़ रहे हैं बेसिक स्किल्स के बारे में। तो बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, अगर इस नाम से कोई प्रश्न आए तो आपको सीधा सा जवाब देना है देयर आर 4 बेसिक स्किल्स। हमारे पास 4 प्रकार के कौशल बोले तो स्किल्स होते हैं ऑफ लैंग्वेज, भाषा के। तो भाषाई कौशल 4 होते हैं। इनको आप अच्छे प्रकार से जानते हैं LSRW। तो इनका एक फिक्स क्रम है, प्रॉपर राइट ऑर्डर रहता है LSRW के नाम से, जहाँ L का मतलब होता है लिसनिंग बोले तो श्रवण कौशल, फिर है स्पीकिंग, इसका मतलब होता है वाचन कौशल, फिर है पठन कौशल रीडिंग, और फिर है लेखन कौशल राइटिंग। तो 4 प्रकार के कौशल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और इनका यही प्रॉपर ऑर्डर होता है। इस यूनिट में से मोस्ट ऑफ यही प्रश्न आता है कि बताइए यूनिट्स ये जो हमारे पास बेसिक स्किल हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इनका क्रम पूछे तो आपको याद रखना है LSRW, और इसी क्रम में आप इनको याद रखें। टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो भाषाई कौशल 4 हैं। कौन कौन से हैं जानकारी ले चुके हैं। अब इन्हीं भाषाई कौशल्स में से कभी कभी प्रश्न आता है कि बताइए प्राइमरी स्किल कौन से हैं, सेकेंडरी स्किल कौन से हैं, रिसेप्टिव कौन से होते हैं, प्रोडक्टिव कौन से होते हैं। तो आपको मैं बिल्कुल अच्छे प्रकार से समझा देता हूँ। प्राइमरी का मतलब होता है कि प्राथमिक रूप से सीखना अनिवार्य होता है, और वो कौन से कौशल है। तो देखिए 4 कौशल होते हैं LSRW। इनमें से जो शुरू के 2 कौशल हैं वो प्राइमरी में आते हैं, बोले तो लिसनिंग और स्पीकिंग तो प्राइमरी में आएंगे, और जो RW हैं रीडिंग और राइटिंग ये सेकेंडरी बोले तो द्वितीयक हैं। यानी कि जब हम LS कवर कर लेते हैं उसके बाद हमें RW पढ़ना पड़ता है। तो द्वितीयक को हम कवर तब करेंगे जब हमें प्राइमरी आता है, और प्राइमरी क्या है? LS बोले तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और सेकेंडरी क्या है? RW बोले तो रीडिंग और राइटिंग। तो यहाँ तक की बात आपने समझ ली है। अब हम रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव के बीच में अंतर समझते हैं। रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्राह्य कौशल जिनको हमें ग्रहण करना पड़ता है, और प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादन कौशल जिनमें हमें कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो इसको ऐसे समझिए कि जब हम सुनते हैं और जब हम पढ़ते हैं तो दोनों में चीज़ें ग्रहण की जाती हैं। तो आपका मस्तिष्क चीज़ों को, ज्ञान को ग्रहण कब करता है? जब या तो वो सुने या वो पढ़े। जब हम पढ़ते हैं तब भी हम मन ही मन या फिर बोलकर पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, चीज़ों को सुनता रहता है। तो रीडिंग हो चाहे लिसनिंग हो, ये रिसेप्टिव स्किल हैं। और हम बात करें प्रोडक्टिव स्किल की, तो प्रोडक्टिव का मतलब उत्पादन करना है, कुछ ना कुछ नया बनता है। तो जब हम स्पीक करते हैं मतलब बोलते हैं, और जब हम लिखते हैं तो हमें प्रोडक्ट सामने दिखता है, यानी कि हम लिखा हुआ और बोला हुआ ये दोनों एक तरीके से प्रोडक्ट की तरह कार्य करते हैं, उत्पादन होते हैं। यानी जैसे ध्वनि का उत्पादन हो रहा है स्पीकिंग के माध्यम से, और शब्दों का उत्पादन हो रहा है आप लेखन के माध्यम से। तो उत्पादन कौशल 2 हैं, स्पीकिंग और राइटिंग, जबकि ग्राह्य कौशल भी 2 हैं, लिसनिंग और रीडिंग।
LH को हम कहते हैं प्राइमरी स्किल और RW को हम कहते हैं सेकेंडरी स्किल्स। तो आई होप ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं इस यूनिट के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में कि कम्युनिकेशन क्या होता है। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन को हिंदी में कहते हैं संप्रेषण। तो देखिए, आप संप्रेषण के बारे में सामान्य बात तो जानते हैं कि अगर हम विचारों का विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम कम्युनिकेशन बोले तो संप्रेषण कहते हैं। तो यहाँ हम बिल्कुल वही पढ़ रहे हैं कि कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ। कम्युनिकेशन एक प्रकार का विनिमय होता है, किसका? आइडियाज़ का, अथवा इन्फॉर्मेशन का, अथवा विचारों का, अथवा सूचनाओं का। तो जो आंकड़े होते हैं, जो विचार हैं, जो सूचनाएं हैं, जो आइडियाज़ हैं, इनका अगर हम एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं, तो इसे ही कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब पूछे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में किसकी आवश्यकता होती है? मतलब अगर आप प्रभावी रूप से संप्रेषण कर पा रहे हैं, अपना प्रभाव दूसरों पे बातचीत के माध्यम से छोड़ पा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की आवश्यकता आपको क्या है? तो देखिए, जब हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जो हम बोल रहे हैं वैसा का वैसा सामने वाला समझ जाए। तो इसका मतलब क्या है? इट नीड्स अ मैसेज। इसमें एक संदेश आवश्यक होता है जो कि टू बी कम्युनिकेटेड, जो कि पहुँचाया जाएगा, संप्रेषित किया जाएगा, एज वेल एज जैसा कि वह अ पर्पज़ टू कम्युनिकेटेड, जिस उद्देश्य से उसे कहा गया है, यानी जिस उद्देश्य से कम्युनिकेट किया गया है वही उद्देश्य मैसेज बोले तो संदेश की तरह दूसरे तक पहुंच जाए। ये आवश्यकता होती है अच्छे संप्रेषण की। तो अच्छा संप्रेषण क्या है कि जहां एक उद्देश्य को लेकर हमने बात कही है वो सामने वाले तक वैसी की वैसी एज वेल एज पहुंच चुकी है। तो यही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की नीड है। यदि पूछे कि बताओ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, अगर आप प्रभावी संप्रेषण कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहली बात है एप्रोप्रिएट, बोले तो उचित प्रकार की वॉइस, अच्छी आवाज़ होना चाहिए। ऐसी आवाज़ नहीं होना चाहिए जो दूसरों को पसंद नहीं आए, किसी के कान खराब कर दे, उसको किरकिरी लगे, तो ऐसी आवाज़ नहीं होना चाहिए। मधुर आवाज़ होना चाहिए जो सामने वाले को अच्छी लगे। तो एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित प्रकार की ध्वनि होना चाहिए आपके बोलने की। ऐसे प्रकार से हैं। अगला एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, आपका जो भाषा का मतलब आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके बोलने का जो तरीका है, आप जिससे सामने के दूसरे के सामने जो बोलते हैं तो आपके हाथों का, आंखों का जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट अच्छा होना चाहिए, उचित होना चाहिए। अगला है एप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन, आपको ये पता होना चाहिए कि उचित प्रकार से सिचुएशन में कैसे हमें जो है कम्युनिकेट करना है, कि हमें समझें कि सिचुएशन के हिसाब से कैसे उचित प्रकार से व्यवहार किया जाता है। अगला है बेस्ट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सबसे अच्छे प्रकार से आपको विनिमय करना आना चाहिए सूचनाओं का आदान प्रदान करने में आपको महारत हासिल हो, ये भी होना चाहिए। फिर है रिक्वेस्टिंग, जब हम आपसी बातचीत करते हैं तो वहाँ हमें प्रार्थना भी करना पड़ता है, हमें सामने वाले से जब बात करते हैं तो वहाँ रिक्वेस्ट भी करना पड़ता है, कभी कभी हमें पूछना भी पड़ता है, आस्किंग भी करनी पड़ती है, और कभी कभी हमें परमिशन भी लेनी पड़ती है। तो इसमें है सीकिंग परमिशन। तो परमिशन लेना, पूछना, प्रार्थना करना, सूचनाओं का सही प्रकार से विनिमय करना, अच्छे प्रकार से सिचुएशन को समझना, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखना और अच्छी वॉइस रखना, ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर शामिल होता है। अब हम आगे बात करते हैं और ये इस यूनिट का एक और दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नोट टेकिंग। नोट टेकिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और नोट टेकिंग के 6 चरण कौन कौन से होते हैं, तो इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जो है पूछता रहता है। तो देखिए, यदि पूछे कि बताओ नोट टेकिंग क्या है, व्हाट इज नोट टेकिंग, या व्हाट डू यू मीन बाय नोट टेकिंग, आप नोट टेकिंग से क्या अर्थ समझते हैं या नोट टेकिंग क्या है, तो समझिए नोट टेकिंग इज़ अ प्रोसेस। नोट टेकिंग एक प्रोसेस है इन विच, जिसमें वी कैन नोट डाउन, हम उतारते हैं, बनाते हैं रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं को, संबंधित सूचनाओं को, अबाउट द टॉपिक, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं, उतारते हैं। तो वो जो प्रोसेस होती है ना जिसमें हम वही चीज़ उतारते हैं जो टॉपिक में पढ़ाई जा रही है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, उसे हम नोट टेकिंग कहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में वी कैन से हम कह सकते हैं दैट कि इट इज़ अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है
ऑफ मेकिंग नोट्स, नोट्स बनाने। तो नोट्स बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे हम नोट टेकिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये नोट्स बना रखे हैं, तो मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं, ये जो प्रोसेस की हैं, इसे ही हम नोट टेकिंग कहेंगे। जहाँ मैंने टॉपिक से संबंधित इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंट जानकारी आपके लिए नोट डाउन की है, तो मैंने मतलब नोट टेकिंग किया है, नोट्स को बनाया है। अब यदि पूछे कि जब हम नोट डाउन करते हैं, नोट टेकिंग करते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला तो ये है, इट इज़ अ प्रोसेस टू मेक नोट्स। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे नोट्स बनाए जाते हैं। अगर हम नोट्स लिखेंगे नहीं तो नोट्स कैसे बनेंगे, इसलिए हमें नोट्स बनाना है तो नोट टेकिंग करना पड़ेगा। दूसरी बात, नोट टेकिंग मतलब नोट्स जो बनाना होता है, हेल्प इन लर्निंग, सीखने में मदद करता है। जो भी हम चीज़ें सीखना चाहते हैं उसके अगर हम नोट्स बनाएंगे तो वो हमें सीखने में सहायता देती हैं। अगली बात क्या है, इट इज़ वेरी यूज़फुल, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं फॉर रिवीजन, रिवीजन करने के लिए एट द एग्ज़ाम टाइम, एग्ज़ाम के समय। जब एग्ज़ाम आप यहाँ इस समय देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ आप जब रिवीजन के लिए पढ़ रहे हो तो ये नोट टेकिंग आपके काम आएगी, बोले तो नोट्स बनाना काम आएगा। अगला है इट हेल्प्स, ये सहायता करता है इन रिकॉलिंग, मेमोराइज करने में, दोबारा याद करने में, द टॉपिक, उस टॉपिक को या उस सूचना को जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो सूचना को पढ़ना या दोहराने के लिए, रिकॉल करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, अच्छे प्रकार से याद करने के लिए, सीखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए नोट टेकिंग करनी होती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कि वो 6 चरण कौन से हैं जिसके द्वारा नोट्स बनाए जाते हैं, नोट टेकिंग की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि हम किस प्रकार से नोट्स बनाएंगे। तो पहला चरण तो होता है प्रिपरेशन। अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि सर ने यहाँ जो बिंदु लिखे हैं वो आपकी सीरीज से अलग हैं। देखिए, मैं सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सीरीज में से जो काम की बातें हैं वो और जो उसमें बदलाव किया जा सकता है वो बदलाव करना होता है। क्योंकि अगर हमें पेडागोजी को समझना है, जो आपके पेडागोजी वाले बिंदु यहाँ चल रहे हैं, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको बदलनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप वहाँ जो चीज़ देख रहे हैं वो ऐसा का वैसा न हो। तो हमेशा नोट्स बनाने के 6 चरण हैं, जिसमें से पहला चरण होता है तैयारी, बोले तो प्रिपरेशन। अभी प्रिपरेशन क्या है तो इसको समझते हैं। इन दिस स्टेप, इस चरण में, वी थिंक, हम सोचते हैं, अबाउट सोर्स मटेरियल। अगर हमें नोट्स बनाने हैं तो सबसे पहले हमें सोर्स चाहिए कि हम कहाँ से पढ़े या कौन सी जगह से पढ़कर हम नोट्स बनाए। तो ये हमें तैयारी करनी पड़ती है पहले ही। जैसे मान लो अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्ज़ाम की, तो आपको सबसे पहले तैयारी के लिए पूर्व योजना बनानी पड़ेगी हमें कि कहाँ से कोर्स खरीदना है, क्या हम पढ़ेंगे किससे, ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे करके। तो आपको सोर्स मटेरियल की पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। फिर आपको सोर्स मटेरियल मिल गया है तो उसके लिए आपको रीडिंग और लिसनिंग करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। तो जो आप सोर्स मटेरियल ले रहे हो, इसके लिए आपको सामने वाले को या तो सुनना पड़ेगा या आपको पढ़ना पड़ेगा। तो नोट्स बनाने के लिए हमें क्लास को देखना पड़ता है, बोले तो रीडिंग भी करनी पड़ती है और लिसनिंग भी करनी पड़ती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे नोट टेकिंग का। तो ये नोट टेकिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ वी कैन फोकस ऑन टॉपिक, हम टॉपिक पे फोकस करते हुए रीड करते हैं और लिसनिंग करते हैं, यानी कि सुनते हैं और पढ़ते हैं। फिर उसके बाद होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब वो नहीं है कि रिकॉर्डिंग का मतलब ये आप मोबाइल ऑन कर लिया। रिकॉर्डिंग का मतलब है आपने जो चीज़ें आपको सुनाई दी हैं, आपने जो पढ़ी हैं उसको लिख लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है, मतलब आपने उस पेज में नोट डाउन कर लिया है। तो जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जब हम चीज़ें नोट्स बनाते हैं, तो हमें हर चीज़ नहीं लिखनी होती है, हमें काम काम की जो बातें हैं वो लिखनी होती है। तो इसमें लिखा गया है, डोंट ट्राई टू राइट डाउन एवरीथिंग, हर चीज़ को लिखने का प्रयास नहीं करना है। वी कैन कैप्चर, हम केवल उन्हीं चीज़ों को कैप्चर करें, लिखें, ओनली नॉलेजफुल पॉइंट्स, जो कि ज्ञानवर्धक बिंदु हैं उनको ही लिखें। अब आ जाते हैं चौथे चरण, इसको कहते हैं रिव्यू करना या रिसाइटिंग करना। तो रिव्यूइंग और रिसाइटिंग मतलब आपने जो लिखा है उसको रिव्यू कर रहे हो, दोबारा आप चेक कर रहे हो कि आपने सही से लिखा कि नहीं लिखा। तो इट हेल्प्स टू फिक्स थिंग इन आवर माइंड, ये चीज़ें हमारे माइंड में जो हमने पढ़ा है उसको क्लियर करती है कि वास्तव में हम सही पढ़ा है कि गलत पढ़ा। अगर उसमें कमी है तो उसमें चीज़ें जोड़ दी जाएगी और ज़्यादा है तो कम कर दी जाएगी। तो यह है रिव्यू करना। रिव्यू का मतलब रिफ्लेक्टिंग, बोले तो रिवीजन नहीं है। रिव्यू का मतलब है कि आपने देखा है कि आपने जो बनाया है क्या उसमें कमी है कि नहीं है। फिर है ऑर्गेनाइजिंग, जो आपने लिखा और जो आपने रिव्यू किया उसको सही प्रकार से आप अच्छे प्रकार से ऑर्गेनाइज करोगे, जमाओगे, ताकि आप उसको एक चरणबद्ध तरीके से याद कर सको।
तो इन दिस स्टेप, इस चरण में वी कैन अरेंज, हम अरेंज करते हैं, जमाते हैं आवर नोट्स, हमारे नोट्स को विद द हेल्प ऑफ हेडिंग। यहाँ हम हेडिंग, सब हेडिंग और नंबरिंग के, यानी 1 2 3 4 करके और हेडिंग लगाकर या हेडिंग के अंदर और हेडिंग लगाकर चीज़ों को आसान बनाते हैं याद करने की दृष्टि से। जैसे मान लीजिए आपका हेडिंग है यहाँ पे कि 6 स्टेप बताइए, तो इसके अंदर मैंने सब हेडिंग में नंबरिंग, ये तो मेरे नंबरिंग की है 1 2 3 4 5, और इसके साथ मैंने ये लिखा है सब हेडिंग। तो यहाँ आप समझिए कि आप अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं नोट्स को, तो सबसे पहले हेडिंग का यूज़ करना पड़ता है, फिर नंबरिंग का यूज़ करना पड़ता है, और साथ ही में हेडिंग के अंदर जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं उनको कहते हैं सब हेडिंग। तो ये बनाने होते हैं, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि अच्छे प्रकार से नोट्स जमाने हैं। और फिर लास्ट में आता है रिफ्लेक्टिंग, बोले तो रिविजन। तो वी कैन कनेक्ट इन्फॉर्मेशन टू डीप अंडरस्टैंडिंग, गहरे अध्ययन के लिए हम चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो हमने पढ़ा है पूर्व ज्ञान उसमें नए ज्ञान भी जोड़ते हुए याद करते हैं। तो ये हमारे पास 6 चरण हैं: प्रिपरेशन, एक्टिव रीडिंग, लिसनिंग, रिकॉर्डिंग, रिव्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिफ्लेक्टिंग। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, और ये तो आपने पिछले वर्ष भी पढ़ लिया है, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे 2 बिंदु हैं, पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। जैसे लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है या लिसनिंग किसे कहते हैं, तो यदि ये प्रश्न आए कि लिसनिंग क्या है या लिसनिंग विद कॉम्प्रिहेंशन क्या है, तो आपको बताना है लिसनिंग मीन्स रिसीविंग साउंड्स। लिसनिंग में साउंड्स को, बोले ध्वनियों को रिसीव करना पड़ता है, एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस्ड आइडियाज, अभिव्यक्त किए गए विचारों को जो अर्थ हैं उसके सहित समझना होता है, साउंड को सुनकर, रिसीव करके। इसे कहते हैं लिसनिंग, अवबोध या केवल लिसनिंग। अब पूछेगा कि लिसनिंग करने के फ़ायदे क्या हैं। अगर आप मुझे यहाँ वीडियो में सुन पा रहे हैं तो आपका इससे फ़ायदा क्या होगा। तो देखो, फ़ायदा नंबर 1 ये है कि जो लर्नर हो रहा है, जो सीख रहा है, वो रिकग्नाइज कर पाता है, समझ पाता है, यानी कि जान पाता है और पहचान पाता है बोले गए शब्दों को। जो मैं बोल रहा हूँ ये आप तभी समझेंगे, तभी रिकग्नाइज करेंगे जब आप सुन रहे होंगे। अगला है कि जो सुनने वाला होता है, ही कैन अंडरस्टैंड, वो समझ जाता है मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कि जो शब्द बोले गए उनका क्या अर्थ है। अगली बात क्या है, ही कैन अंडरस्टैंड, वो समझ जाता है, ये समझ सकता है कि कहाँ जोर दिया गया है, कहाँ भाषा में उतार चढ़ाव आया है और उच्चारण किस प्रकार से किया गया है। तो कहीं धीमे, कहीं जोर से, कहीं लय में, कहीं हमें उच्चारण में जो है भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये हम सब चीज़ें समझ पाते हैं जब हम क्या करेंगे, लिसनिंग करेंगे। अब यदि पूछे कि बताइए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं, कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, तो हमें बताना है कि जनरली, सामान्यतः कम्युनिकेशन 3 प्रकार का, 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 फॉर्मल, औपचारिक, नंबर 2 अनौपचारिक, इनफॉर्मल, और अर्ध औपचारिक, जिसको आप निरौपचारिक भी कह सकते हैं, सेमी फॉर्मल। तो हमारे पास 3 प्रकार के हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल। अब यदि पूछे कि एक चित्र क्या क्या अभिव्यक्त करता है, क्या क्या एक्सप्रेस करता है, तो देखिए, एक जो फोटो हम देखते हैं उसके अंदर भावनाएं छुपी रहती हैं। जो भावनाएं आप चाहते हैं, जिसको आप देखते ही समझ जाओगे कि उस समय सिचुएशन में मेरी क्या फीलिंग्स थी, यानी इमोशन फीलिंग को यहाँ समझा जाता है। और साथ ही में उस समय मेरा क्या नज़रिया था, मेरा दृष्टिकोण कैसा था, तो वो हमें समझ में आता है। और उस टाइम पीरियड को भी हम समझ सकते हैं, तो आप यहाँ ऐड कीजिए टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड, इमोशंस, फीलिंग, एटीट्यूड, ये सभी एक पिक्चर एक्सप्रेस करता है, समझाता है हमें। अगर पूछे कि बताइए एक एक्टिविटी की के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है, तो अगर आप कोई भी गतिविधि करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लियरिटी, स्पष्टता होना चाहिए आपके विचारों में, आइडियाज़ में, या आपका उद्देश्य। तो आपके उद्देश्य, आपके विचारों में क्लियरिटी होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए, और यही चीज़ एक गतिविधि को अच्छी बनाती है। अब एक ऐसा प्रश्न है जिसका उच्चारण भी बच्चे अच्छे प्रकार से नहीं कर पाते हैं, किंतु अगर ये पूछ लिया जाए तो आप अच्छे प्रकार से लिखकर आ सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये क्या है, पहले तो इसको बोलना सीखिए। इसको कहा जाता है कोलोक्वियालिज्म। क्या 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 कहा जाता है, कोलोक्वियालिज्म, कोलोक्वियालिज्म। तो कोलोक्वियालिज्म का मतलब होता है बोलचालवाद या बोलचाल की शैली। तो हम जब घरेलू बातें करते हैं तो हम इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, बोले तो अनौपचारिक भाषा का यूज़ करते हैं जो घरों में यूज होती हैं। तो वो जो बोलचाल की भाषा होती हैं घरों में यूज की जाने वाली, उसको कहा जाता है कोलोक्वियालिज्म।
तो मैं आराम से समझा देता हूँ कि कोलक्वियल जो वर्ड्स होते हैं, सामान्य बोलचाल के जो शब्द होते हैं, आर यूज्ड उपयोग किए जाते हैं मुख्य रूप से मेनली इन कहाँ इनफॉर्मल स्पीच अनौपचारिक संवादों के लिए या घरेलू कन्वर्सेशंस यानी घरेलू बातचीत के लिए। तो ये कोलक्वियलिज्म ये होता है। फिर लास्ट में आप लिख सकते हो इट इज़ कॉल्ड कोलक्वियलिज्म। अब आपसे पूछे कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशन या इडियम्स क्या होते हैं, तो हमें बताना है कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशन या इडियम मतलब मुहावरे क्या हैं। ये एक प्रकार की इनफॉर्मल लैंग्वेज हैं। तो हम कहेंगे कि मुहावरा एक प्रकार की इनफॉर्मल लैंग्वेज हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज देट जो कि है वो मीनिंग डिफरेंट, जिसमें एक अर्थ अलग छिपा रहता है फ्रॉम द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन एक्सप्रेशन। जो आपको बताया गया है वैसा जो एक्सप्रेस किया गया है वैसा अर्थ नहीं होता है, इसका एक डिफरेंट मीनिंग निकलता है जो हमें समझना होता है। जैसे कि यहाँ आपको एक उदाहरण में देता हूँ कि आपको क्या कहा गया है और फिर इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ है कि माई ग्रैंड माँ मेरी दादी माँ हैज़ बिन अंडर द वीदर। तो हम अगर जनरली से पढ़ेंगे तो हम क्या समझेंगे कि अंडर द वीदर का मतलब मौसम की मार है। मेरी ग्रैंड माँ जो हैं उसको मौसम की मार लगी है, यानी कि वो मौसम से पीड़ित हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इसका रियल अर्थ ये है कि वो अच्छी नहीं है, यानी मौसम खराब होने की वजह से उनकी तबीयत खराब है। तो अंडर द वीदर का मतलब ये नहीं कि मौसम के अंदर हैं वो। अंडर द वीदर का रियल मीनिंग है कि वो अच्छी नहीं है। तो आपको जो कहा गया है अर्थ वैसा नहीं होता है, अर्थ थोड़ा डिफरेंट निकलता है। तो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या है कि ये एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है जहाँ विपरीत अर्थ होता है, वो अर्थ नहीं होता है जो हमें एक्सप्रेस किया गया है, बताया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको यहाँ पूरे यूनिट 1 को अच्छे प्रकार से समझा दिया है। फिर भी आपको लगे कि कोई चीज़ कमी है तो आप अपनी तरफ से सीरीज में से भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना है।